नमस्कार, हेलो मनी नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा सा रिस्पाइट लेके आया, थोड़ा सा बेटर दिन आपको दिखाई पड़ेगा आज इंडेक्स में, क्योंकि आज बहुत समय के बाद एडवांस डिक्लाइन जो है वो एटलीस्ट एडवांसेस के फेवर में आया है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। तो मार्केट में रिस्पाइट है, थोड़ा सा रिलीफ है। अब वो रिलीफ कब तक रहता है, कैरी करता है, नहीं करता है, सेकेंड हाफ कैसा रहेगा मार्केट्स का, इनसे पर तो हम बातचीत करेंगे ही। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट अगर देखा जाए तो भारतीय बाजारों के अंदर थोड़ी बहुत खरीदारी आपको ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर दिखाई पड़ेगी। इंडेक्स फ्रंट पे सेंसेक्स करीब 200 अंक नीचे है, निफ्टी करीब करीब 67 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक 103 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 186 अंकों की गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 53 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1410 शेयर तेजी में और करीब करीब 1029 शेयरों में सो फार बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुणे से आस्था मैम मौजूद है। आस्था मैम से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, आस्था मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, आपके सवालों को लेकर भी। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है वो कार्यक्रम में। आज हम दोनों ही रिमोट लोकेशन पर हैं, आप पुणे में हो और मैं मुंबई में हूँ। लेकिन पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू चाहूंगा कि बाजारों में आज कई दिनों के बाद कम बैक तो हुआ है, क्योंकि उस तरह की बिकवाली तो आप नहीं कहोगे जो हम कई दिनों से देख रहे थे। बहुत ज्यादा रिलीफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं है। अभी क्या रीड करें मार्केट्स में? गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, जिस तरह से मार्केट्स में अभी मोमेंटम बना हुआ है, स्पेशली निफ्टी की बात करें तो अभी भी ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी ये कहना कि निफ्टी तेजी में लौट आया। कुछ क्रूशियल लेवल्स हैं जिनके की पार होने बहुत जरूरी है अगर वाकई को निफ्टी को तेजी में आना है। और वो जो क्रूशियल लेवल है वो इनिशियली तो मैं जो देखती हूँ 22,100 22,170 निफ्टी के लिए ऑन द अपर साइड है। तो ये जो लेवल्स क्रॉस होंगे उसके बाद ही थोड़ा सा जिसे हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आएगा कि यस निफ्टी अभी तेजी में आ गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इनके क्रॉस होने का, इनके ऊपर टिकने का वेट करें, ये मानने के लिए कि हाँ थोड़ा निफ्टी में रिकवरी सस्टेन करेगी आने वाले दिनों में। ऑन द लोअर साइड अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है 21,960। अगर 21,960 के नीचे निफ्टी फिसलता है तो फिर से निफ्टी में गिरावट का दौर हमें देखने को वापस से मिलेगा। तो करना क्या है, अभी वेट एंड वॉच करना है। आज के सत्र में भी देखें तो अभी थोड़ा एक दायरे में ही निफ्टी घूमता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, दायरा वही रहेगा 21,960 से 22,170 के बीच में। लेकिन ये दोनों लेवल्स को क्लोजली वॉच करें, इनके ऊपर या नीचे निफ्टी आधा घंटे तक टिकता है, ट्रेड करता है, तभी जाके अकॉर्डिंगली बाइंग या फिर सेलिंग का डिसीजन है। तो आशा मैम सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में, सबसे बेटर वैल्यूएशन वाइज पर निफ्टी बैंक था, टूटा भी है और टूटने के बाद अच्छे दाम पर भी है। क्या कम बैक वहीं से ही आएगा या रिलायंस पार्टिसिपेट करेगा, आईटी पार्टिसिपेट करेगा? देखिए, निफ्टी बैंक नो डाउट जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस देखी है कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा रेजिलियंस शो किया था। तो वहां पे भी एक नजर बनानी जरूरी है। बट अगेन ये जो भी पुल बैक आएगा वो स्पॉन्सर कहाँ से होगा ये तो थोड़ा सा कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन निफ्टी बैंक में भी क्रूशियल लेवल है 48,700। वो या उसके ऊपर के ये क्लोज देने चालू कर दे तो हो सकता है कि जो निफ्टी में एक हमें तेजी देखने को मिले वो निफ्टी बैंक ही स्पॉन्सर करता हुआ नजर आए। लेकिन जो भी स्पॉन्सर करेगा उसके लिए कुछ लेवल्स के ब्रेक होने जरूरी है, वेदर इट इज निफ्टी बैंक, वेदर इट इज रिलायंस। क्योंकि आपने रिलायंस की भी यहाँ पे बात की थी सुमित, तो रिलायंस की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी पुल बैक में अभी मुझे लगता है थोड़ा समय ज्यादा है। तो ऐसा लगता है कि रिलायंस तो शायद एक रीजन नहीं होगा, बट निफ्टी बैंक कैन बी अ रीजन अगर वापस से मार्केट में पुल बैक रैली देखने को मिलती है तो। पहला सवाल आया है स्वप्ना सिन्हा जी का। इनके पास वाटिक वबाक के शेयर है, करीब करीब 1415 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। इन्होंने लिया तो स्विंग के लिए था, लेकिन ये फंस गई हैं इसके अंदर। अब क्या करना चाहिए आस्था मैम? जी देखिए, बिल्कुल अभी तो ये वीक लग रहा है इसमें। जब तक ये 1340 उसके ऊपर ये निकल नहीं जाता तब तक ये वापस से तेजी का कैंडिडेट बनेगा नहीं। तो वाटिक वबा को थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होल्ड कर लेना चाहिए। 1340 के ऊपर निकला तो हाई प्रोबेबिलिटी है जो इनकी कॉस्ट प्राइस है 1400 के अबव के लेवल की, वो भी हमें देखने को मिलेगी। तो इसमें सिर्फ अभी इंतजार करिए, लेवल्स जो दिए गए हैं उनको ध्यान से वॉच करिए। और मीनवाइल जो स्टॉप लॉस पोजीशन पे लगा सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे 1110 का आ रहा है। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन मार्केट से इतने वॉलेटाइल है कि छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस की इंपॉर्टेंस काफी कम रहती है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए और जो लेवल दिए गए हैं उनके ऊपर जाता है तो इनकी कॉस्ट प्राइस बिल्कुल देखने को मिलेगी।
तो जो लेवल दिए गए हैं और उसके ऊपर कहीं निकलता है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक आदिल फयाज साहब का सवाल आया है, इनके पास एबॉट इंडिया और चंबल फर्टिलाइजर्स के शेयर्स में एंट्री करने की बात कर रहे हैं और नजरिया मध्यम से लंबी अवधि का है। आज तक हम दोनों के दोनों शेयर अपने नए हाईज बना रहे हैं। इनफैक्ट अबॉट इंडिया ने तो कल के सत्र में भी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया और चंबल फर्टिलाइजर हाल फिलहाल में नए हाईज के आसपास ही है। सो करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए एंट्री की ये बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एबट की अगर मैं बात करूँ तो एंट्री के लिए थोड़ा और नीचे आने दीजिए, फिर एंट्री करें। वैसे अभी भी तेजी में लग रहा है, मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि 32,500 तक जाने की कोशिश बिल्कुल ये काउंटर कर सकता है, लेकिन नई खरीद के लिए रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं रह रहा है। तो थोड़ा सा नीचे आता है, कहाँ तक देख सकते हैं, 31,500 के आसपास चल रहा है, 31,200 तक अगर ये मिलता है नीचे में तो वहां एंट्री करने के मौके अच्छा दे देगा एबट इंडिया। और टारगेट इसमें वही रखना है 32,500 का। दूसरी बात अगर यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर की करें तो ये काउंटर भी अभी जिस तरह की यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है, इस काउंटर में तो थोड़ी वीकनेस ज्यादा लगती है कंपेरेटिवली। चंबल ज्यादा वीक है, एबिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका ध्यान रखें। लेकिन इसमें अभी एंट्री नहीं करनी है। चंबल आ सकता है नीचे में एक बार 525 522 तक, फिर उसमें एंट्री के मौके ढूंढिए, अभी रुक जाइए चंबल फर्टिलाइजर। तो चंबल फर्टिलाइजर में फिलहाल रुक जाइए, लेकिन जो आपको बाकी मौके हैं, एबर्ट और चंबल दोनों ही वैसे स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेटर डील बनेगी। एक सवाल अरिंदम जी का आया है, ये एस्ट्रल और टाटा मोटर्स में 30% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न पे बैठे हुए हैं और लॉस भी है काफी, क्वालिटी दोनों की बढ़िया है, दोनों टूटे भी हैं। सो करना क्या चाहिए इन दोनों में मैम? देखिए सबसे पहले एस्ट्रल की बात करें तो ये काउंटर तो लगातार यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है। और इनफैक्ट इसकी जो अब ये गिरावट है, ये इसके 52 वीक को तो कब का ब्रेक कर चुकी है। तो ये तो अभी बहुत वीक लग रहा है। अब एक ही काम कर सकते हैं, देखिए एस्ट्रल जैसा काउंटर ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस करके निकला जाए। ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, जिसमें कि आप 8 महीना, 9 महीने से लेके 12 महीने की समय सीमा रख सकते हैं, ये वापस से अपनी तेजी में आना चाहिए। थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन फिर भी पोजीशन में मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, और ये मान के होल्ड करिए कि गिरावट और थोड़ी आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस चाहें तो पोजीशन पे लगा सकते हैं, जो कि तकरीबन आ रहा है 1200 के जोन में। 1200 से लेके 1185 के जोन में एक स्टॉप लॉस आता है। 1200 तक का भी लगाएंगे तो चलेगा। तो 1200 के जोन का एक स्टॉप लॉस लगा के एस्ट्रल में अभी अपनी पोजीशन में कंटिन्यू रखें। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की इन्होंने यहाँ पे चर्चा की है। टाटा मोटर्स की बात करें तो ये काउंटर भी लॉस बुक करने जैसा तो नहीं है। ये जरूर है कि इसको टाइम लगेगा वापस से तेज होने में, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी पेशेंटली होल्ड करिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो पोजीशन पे रखा जा सकता है 590 के जोन में। 590 के जोन में स्टॉप लॉस रखते हुए टाटा मोटर्स को भी होल्ड करना है। दोनों ही काउंटर में जो भी समय सीमा थी उसे थोड़ा बढ़ाने की यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि छोटी मोटी अवधि में इतना बड़ा उछाल शायद देखने को ना मिले मार्केट मूड की वजह से। तो छोटी अवधि में शायद इतना बड़ा उछाल तो ना आए हाल फिलहाल में, लेकिन ये है कि दोनों के अंदर आप बने रहिएगा, कुछ इसमें निकलने की जरूरत नहीं है। समय आप दीजिए, राइट। कंपनी अच्छी है, थोड़ा ड्यूरेशन लंबा हो सकता है आपका। चोलामंडलम इन्वेस्ट पे एक सवाल पूछ रहे हैं राम सिंह साहब, ये इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं छोटी अवधि के लिए, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? देखिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, बिल्कुल ये काउंटर ऐसा है जो अच्छा लग रहा है, कर सकते हैं खरीदारी, कोई दिक्कत लगती नहीं है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट अभी 1434 चल रहा है, 1430 के जोन में या अभी भी खरीद सकते हैं, दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है 1300 के स्तर पे। 1300 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन में कंटिन्यू रखिए, और टारगेट जो हमें इसमें देखने को मिलेगा वो पे आराम से हम बोल सकते हैं 1500 से लेके 1550 ये रहेंगे। तो 1590 1592 के आसपास कामकाज कर रहा है, आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, ये राय आपको आस्था मैम दे रही है। मैम एक स्वीडन से सवाल आया है सत्यम सिंह साहब का, उनका सवाल है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर और साथ साथ सैनस्टार को लेकर। सैनस्टार हाल की लिस्टिंग है, तो उस पर तो बहुत डिटेल नहीं होगी, लेकिन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ क्या किया जाए? वीक लगता है ये काउंटर। कितनी है इनकी कॉस्ट प्राइस सुमित जी, अगर हमें आइडिया लगे तो। उन्होंने खरीदारी का दाम नहीं लिखा है दोनों ही कंपनियों में, बस आपका व्यू पूछा है। व्यू नेगेटिव है, देखिए हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो आगे की सजेशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या करना है कि नहीं। लेकिन अभी जिस हिसाब का मोमेंटम है, व्यू नेगेटिव आ रहा है।
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में मुझे लगता है ऑन द डाउन साइड एक बार 98 से लेके 95 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है ये काउंटर। एक अनिल लोहान साहब का सवाल आया है के सॉल्व को लेकर। 498 शेयर है और इन्होंने 4200 रुपए के दाम पर खरीदारी की है। करीब करीब 20% इनकी खरीदारी से नीचे आ चुका है और ये वो शेयर है जो हाल फिलहाल में बहुत सब्सटैंशियली नीचे आया है। सो अभी क्या किया जाए इसमें मैम? मेरे को एक बार स्टॉक का फिर से नाम बताएंगे सुमन जी? मैम के सॉल्व। जी, मैम आपका के सॉल्व। वॉइस बीच में ब्रेक हुआ। नहीं सुमित जी, मुझे आपकी आप ट्रैक कर आवाज पा नहीं रहे आ हो? रही स्टॉक को लेके। मैम इनका खरीदारी या का तो दाम है थोड़ा के समय सॉल्व दीजिए। में। के सॉल्व। के सॉल्व। ओके, गॉट इट। शायद आपके पास यस, मेरी आवाज अभी क्लियर नहीं जा इसका पा रही है शायद लेकिन प्राइस 382 के आसपास थ्री चल एटी रहा है, फोर हाँ इफ आई जी एम मैम, नॉट थ्री रॉन्ग, एटी राइट? फोर जी जी, बिल्कुल। आ, बिल्कुल वीक लगता है जी देखिए हाँ सर सुमित मैम, जी ये वाला 384। काउंटर। और ये काउंटर में मुझे लगता है कि नीचे में एक बार कोशिश हो सकती है 350 तक जाने की। ये काउंटर भी वीक लग रहा है, 350 तक ये डाउन साइड दिखा सकता है। इसमें भी अभी कोई नई खरीदारी ना करें, लिया है तो सिर्फ होल्ड रखना है। और ये ध्यान में रखना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ठीक होगा तो होगा। हाल फिलहाल में एक थोड़ी सी डाउन साइड और दिखा सकता है। थोड़ी सी डाउन साइड और दिखा सकता है। दरअसल 6 फरवरी को स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है और जिसकी वजह से इसका दाम इतना कम दिख रहा है। अदरवाइज ये 4200 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की थी और अब 384 रुपए यानी कि 3800 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। सो 20% का लॉस इस तरह से आ रहा है। लेकिन ये कंपनी ने रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्शन भी होता हुआ दिखाई पड़ा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस रेणु सिंगल जी के पास पड़ा है 132 रुपए के दाम पर। ये हाल फिलहाल में 108 107 तक पहुंच भी गया था। अभी क्या किया जाए इसमें मैम? इसे होल्ड कर लेंगे क्योंकि कोशिश कर रहा है, एक अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने की। और ये जो अटेम्प्ट है ये इसे ले जा सकता है 112 से 120 तक। मतलब 112 से वैसे तो 117 है, बट राउंड ऑफ करे तो 120 तक। 132 की खरीद है तो बिल्कुल अभी बने रहना है। हो सकता है कि अगर ये 118 के ऊपर निकला तो फिर नेक्स्ट चाल ये 125 तक ही लेके जाए। तो उस टाइम फिर वापस पोजीशन को रिव्यू करवाइए, अभी बिल्कुल बने रहिए पोजीशन में। स्टॉप लॉस रखना है 102 का। मैम कोई पॉसिबिलिटी है 100 के नीचे मूव कर जाए? स्टॉक अभी तो नहीं लग रहा है क्योंकि इसने कोशिश की अपने कुछ मूविंग एवरेजेस को टच करने की, तो अभी तो प्रोबेबिलिटी कम लग रही है कि ये डाउन साइड दिखाना चाहिए मोमेंटम। इन द शॉर्ट टर्म थोड़ी कोशिश पुल बैक की ही लग रही है स्टॉक के द्वारा। ओके, तो पुल बैक आ सकता है लेकिन नियर टर्म में 100 के नीचे जाने की उम्मीद तो यहाँ पे आप मत लगा के चलिएगा। राहुल अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर इनके पास हैं, उसमें ये क्या करें? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो ये स्टॉक भी अभी तो वीक लग रहा है। कोशिश करी है इसने एक सपोर्ट लेने की वीकली चार्ट्स पे, अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो अगर ये कोशिश इसकी सक्सेसफुल हुई तो ये एक थोड़ा सा छोटा मोटा बाउंस बैक दिखा सकता है, जो कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ऊपर में एक बार 1100 से लेके 1125 तक ले जा सकता है। होल्ड करने की सलाह है और नई एंट्री के लिए वेट करना है। 1130 के ऊपर ही नई एंट्री की कोशिश करें। ओके, तो 1100 के आसपास या 1100 के ऊपर ही नई एंट्री की कोशिश यहाँ पर करिएगा। एक सवाल और आया है। जो सवाल आया है वो आया है रेमंड लाइफस्टाइल को लेके मनोज जैन साहब का। क्या करना चाहिए इसमें? असल में ये जब से डीमर्जर हुआ है और डीमर्जर के बाद से ही ये शेयर दोनों ही रहा है, चाहे रेमंड हो या फिर लाइफस्टाइल हो, दोनों में प्रेशर देखने को मिला है। सो रेमंड लाइफस्टाइल अभी क्या किया जाए? देखिए अभी तो होल्ड किया जाए और ऊपर में एक ट्राई कर सकता है, वैसे तो वीक ही है ये काउंटर, लेकिन आज भी थोड़ा सा ठीक हुआ है। हो सकता है एक बार 1140 से लेके 1200 तक के लेवल्स तक जाने की कोशिश करे, तो वहां पे चाहे तो फिर पोजीशन ली हुई है क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो लोअर लेवल्स पे लिए तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसलिए अभी तो होल्ड करने की सलाह है, नई एंट्री नहीं करनी है। उसके लिए हम 1140 का टूटने का वेट करेंगे। ओके, 1140 टूटने का वेट करिए, उसके बाद में एंट्री करिएगा। फिलहाल के लिए आप अभी बने रहिए, ज्यादा बेटर है। एक सवाल अरिहंत जी का आया है। ये आपसे सवाल पूछे जेके टायर को लेकर। मैम टायर स्पेस में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे फिलहाल यही अवेलेबल है।
अगर आप मल्टीपल वाइज देखेंगे, प्राइस टू सेल्स देख लेंगे, मार्केट कैप टू सेल्स देख लेंगे, सबके लिहाज से, लेकिन फिर भी बाजार इसको कोई वैल्यू भी दे नहीं रहा है। करना क्या चाहिए जेके टायर में? देखिए सुमित जी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसके पीछे शायद ये कारण भी हो सकता है कि इस बार के जो नतीजे थे वो लास्ट ईयर यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े से वीक थे। अगर मैं Q3 FY25 के रिजल्ट्स की बात करूं, स्पेशली मैं बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, तो वो लास्ट ईयर के Q3 ऑफ FY24 के मुकाबले काफी डाउन थे। तो शायद एक ये कारण हो सकता है। हम सिर्फ एक यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं कि वो लगा सकते हैं अंदाजा। बाकी तो मार्केट को समझना हर किसी के बस का नहीं है। लेकिन जेके टायर्स की बात करें तो ये काउंटर अब थोड़ा सा तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तेजी के लिए कंफर्मेशन आएगी जब ये 275 के ऊपर निकलना चालू करे और उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करे। तो इसमें 275 के लेवल का ब्रेक होने का वेट करिए, 275 के ऊपर क्लोज दे दे तो फिर ये फर्दर तेज हो जाएगा, जिसमें हमें 288 से लेके 300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है जिन्होंने लिया हुआ है। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 230 के आसपास, लेकिन नई पोजीशन अभी नहीं लेनी। तो नई पोजीशन ना ले, पुरानी पोजीशन में बने रहे। 280 300 तक के लेवल्स वापस पुल बैक में आते दिखाई पड़ सकते हैं, उस हिसाब से उस पर नजर रखिएगा। इसके अलावा एक रोहिणी मित्तल जी का सवाल है। इन्होंने इनका 15% के आसपास का लॉस था और पूरा का पूरा लॉस बुक करके इन्होंने रिलायंस में एंट्री की है 1219 रुपए के दाम पे। अब रिलायंस भी नीचे आ गया। सो इनका नजरिया 3 साल का है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, नजरिया तो 3 साल का है, लेकिन रिलायंस अभी भी बहुत अच्छी तेजी में आया नहीं है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस में ये जो तेजी आएगी ये 1230 के ऊपर ही इसमें तेजी की कंफर्मेशन माने। अभी तो ना, मतलब 1200 तो एटलीस्ट ब्रेक हो। तो वीक लग रहा है ये काउंटर, थोड़ी सी पुल बैक की कोशिश कर सकता है, बट वो पुल बैक के मायने 1200 के ऊपर ही आते हैं अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए, अब 3 साल का व्यू है तो बिल्कुल होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी अपनी पोजीशन पे ये रख सकते हैं 1100 के आसपास का। तो 1110 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए 3 साल के नजरिए से। हम्म। तो आप होल्ड कर सकते हैं। और अभी तो वीकनेस है, लेट्स सी ये कहां तक जाती हुई दिखाई पड़ती है। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए गिरडी से। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। नमस्कार सर। पुरुषोत्तम जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर। विषय संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल था ओएनजीसी पर। करीब 256 रुपए के भाव पर 225 शेयर इनके पास है और पूछने करना क्या चाहिए। तो आस्था मैम, पूरा पीएसयू बास्केट टूटा, ओएनजीसी भी टूटा, अभी क्या किया जाए? देखिए, ओएनजीसी होल्ड करने की सलाह रहेगी और 250 के भाव पे यानी कि 256 के भाव पे इनके पास स्टॉक है। लेकिन ये होल्ड कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। अभी इंपॉर्टेंट लेवल है 232 का। एक बार 232 के ऊपर निकलना चालू करे तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि 245 से 255 तक जाने की बिल्कुल ये कोशिश करेगा, जिसमें इनकी कॉस्ट प्राइस भी इनको देखने को मिलेगी। होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें पोजीशन पे। तो जो स्टॉप लॉस इसमें आ रहा है वो अभी तो 208 के स्तर पे आ रहा है। तो 208 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन में बने रहिए, ये राय आपको आस्था मैम दे रही हैं। राहुल अग्रवाल के साथ पे एक सवाल है। इनके पास 155 रुपए के दाम पे आईआरएफसी के शेयर है। मैम ये लास्ट ईयर का स्टार परफॉर्मर, लेकिन अब लैकलस्टर है। सो करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, आईआरएफसी में भी अभी तो जिस तरह से इतनी भारी गिरावट आई है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाते हैं जो इसको पार करने जरूरी है तेजी के लिए। आईआरएफसी की बात करें तो वो इम्पोर्टेंट लेवल 118 से 120 का जोन है, जो अगर ये पार करने में कामयाब हो गया तो फिर इसमें तेजी लौट के आएगी। तो अभी होल्ड करना है, क्योंकि रिबाउंड होने की आज तो ये भी कोशिश कर रहा है। बने रहिए इस काउंटर पे, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए जो कि तकरीबन 97 के लेवल पे आता है। हम्म। तो 97 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के आप फिलहाल तो अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। राजेश यादव आपके बड़े प्रशंसक भी हैं। इनके पास 4000 शेयर हैं डिलीवरी के, 370 रुपए के दाम पे। मैम जब से एफ का हिस्सा बना है तब से ही यहाँ पर सिचुएशन खराब होते हुए दिखाई पड़ी है। अभी क्या किया जाए? इसमें नंबर भी वीक आते हैं इसके अदरवाइज। वीक लग रहा है ये काउंटर। इन्होंने कितने के लेवल पे खरीदारी की है? 379। 379 तो बहुत ऊपर के स्तर पे है सुमित जी, लेकिन ये काउंटर तो अभी बहुत वीक लग रहा है।
और अभी तो ये अपने नए लो पे चल रहा है। जब नए लो पे चलते हैं तो वो काउंटर में फर्दर डाउनसाइड इनएविटेबल हो जाता है, अनअवॉइडेबल हो जाता है। तो वीक लग रहा है ये काउंटर। नीचे अगर थोड़ा भी ऊपर कुछ रिबाउंड आता है तो एग्जिट करने का प्रयास करें, लेकिन ये मान के चलें कि अभी तो थोड़ा वीक और होगा। लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो करें, नहीं तो पार्शियली जरूर इसमें से निकलने की कोशिश करें। तो पार्शियली निकलने की कोशिश करें, ये एक राय दी गई है। और या फिर आप लंबे अवधि के लिए अगर बने रह सकते हैं तो इस तरह की रणनीति भी यहाँ पर मेंटेन की जा सकती है। इसके अलावा एक सवाल आया है पार्क होटल पे, शंकर सिंह साहब का ये सवाल है, इनके पास ये पोजीशन है। अभी क्या किया जाए, रिसेंटली लिस्टेड कंपनियों से चार्ट तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप आईपीओ भी ट्रैक करते हो, सो क्या करा जाए पार्क होटल में? देखिए अभी तो वीक पार्क होटल की बात करें तो ये काउंटर अभी तो थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। जिस तरह से यहाँ पे हम चार्ट्स भी देख रहे हैं, थोड़े बहुत चार्ट्स क्योंकि आ गए हैं सुमित जी, बाय गॉड्स ग्रेस। तो मेरे हिसाब से इसमें तेजी के लिए अभी तो 153 का लेवल ब्रेक होना जरूरी है, तो ये तेज होगा, नहीं तो ये काउंटर वापस से वीक हो जाएगा। डाउन साइड मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा देखने को मिलेगी। 138 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी की ये 130 तक भी जाने का ट्राई करे। ओके। चंदन कनौजिया जी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से बातचीत करने के लिए। चंदन जी नमस्कार। चंदन जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, इसका संपर्क इनसे भी नहीं हो पा रहा है। रेलटेल को लेकर इनका एक सवाल है, और किस भाव पे खरीदारी है इनकी? करीब 342 रुपए के दाम पे खरीदारी है और 760 रुपए का 760 शेयर इनके पास है। करना क्या चाहिए आस्था मैम? अभी थोड़ी पहले हम बाकी रेलवे कंपनी में बात कर भी रहे थे, आईआरएफसी पे भी। यहाँ क्या किया जाए? रेलटेल होल्ड करना चाहिए। देखते हैं एक बार 295 96 का लेवल अगर ब्रेक कर गया तो थोड़ी सी तेजी और आ जाएगी इस काउंटर में, तो फिर इनको बेटर यहाँ पे प्राइसेस मिलने लगेंगे। तो होल्ड करने की सलाह है रेलटेल। तो अभी तो आप बने रहिए और लेवल्स को ध्यान रखिएगा, और अगर मोमेंटम मिलता है, थोड़ा सा कम बैक आता है बाजार में, रेलवेज डिफेंस बहुत बीटेड डाउन है, तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छे पुल बैक भी आते हुए दिखाई पड़े, तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अ, मोहित साहब का एक सवाल आया है, आईएक्स और आईओसी इन दोनों में से कोई एक चुनना चाह रहे हैं। मैम आपकी राय क्या कहती है कि बेटर डिविडेंड डील तो आईओसी इंडिकेट कर रही है, लेकिन चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इन्होंने अगर आईईएक्स की बात करें तो चार्ट तो इधर भी वीक बने हुए हैं, और आईओसी की बात करें तो मेरे हिसाब से वो काउंटर भी वीक ही बना हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से बेटर रहेगा आईओसी में जाना। तो आईओसी के तरफ ये अपना एक झुकाव बना सकते हैं। इसमें भी कोशिश मतलब ये अगर स्टॉक एक बार आज के लेवल पे ही क्लोज हो जाए 118 के ऊपर, तो ये कोशिश कर सकता है 126 तक जाने की। होल्ड करने की सलाह और नई एंट्री लेने की सलाह, मतलब इन दोनों में से अगर एक में है तो वो आईओसी में रहे। तो इन दोनों में से कोई एक चुनना है तो आईओसी ज्यादा बेटर विकल्प हो सकता है। वैसे भी डिविडेंड डील के लिहाज से भी ज्यादा बेटर है, तो अगर इफ इन केस नहीं भी कुछ मिला, तो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं भी हुआ, तो डिविडेंड तो आपको मिल ही जाएगा, सो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक सवाल शमिक रॉय साहब का आया है इनके कोलकाता से। ये पूछना चाह रहे हैं कि गैब्रियल इंडिया में क्या करें? एक अच्छी रेजिलियंस दिखा रहा है बाजार के इस फॉल में, तो क्या इस फॉल के अंदर इसमें ऐड करना चाहिए, पोजीशन में बने रहना चाहिए, क्या करें? देखिए गैब्रियल इंडिया की बात करें तो ये काउंटर वैसे भी स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, लेकिन अभी थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो पोजीशन ऐड अभी ना करें, थोड़ा सा और गिरता है 420 421 के जोन में, वहां पे खरीदारी करें, अभी रुक जाए। तो अभी रुक जाए, 420 421 के इर्द गिर्द कहीं मिले तब आप एक बार वो खरीदारी करें, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। राघव ओबराय साहब पूछ रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री के लिए एचयूएल या सीडीएसएल, इन दोनों में से कोई एक नाम चुनना चाहिए? मैम एक सुपर एग्रेसिव और एक सुपर स्टैग्नेंट, क्या करें इन दोनों में? जी एचयूएल और दूसरा कौन सा काउंटर था? एचयूएल और साथ साथ सीडीएसएल। देखिए एचयूएल की बात करें तो वीक तो ये काउंटर भी हो रहा है, जबकि हम ये मान के चल रहे थे कि एफएमसीजी स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे रेजिलियंस शो कर सकता है, बट जिस तरह का मार्केट फॉल आया है ये काउंटर भी उस मार्केट की गिरावट में बच नहीं पाया है। लेकिन आज सीडीएसएल का चार्ट थोड़ी सी रिस्पाइट यहाँ पे दिखा रहा है, तो दोनों में से वैसे सीडीएसएल का चार्ट बेटर लगता है, लेकिन खरीदारी 1170 के ऊपर ही करनी है, उससे पहले ना करें। हम्म तो आपको जो राय दी गई है उसके हिसाब से आप दोनों में से एक को ऑप्ट कर सकते हैं। सबिया सैयद जी जो कि हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, पहले बहुत बहुत शुक्रिया सबिया जी। हाँ, पूरी टीम मुंबई पहुंच रही है, मैं तो आ चुका हूँ,
बाकी टीम आज शाम को और कल सुबह आपको दिखाई पड़ेगी मुंबई में। इनका सवाल जुपिटर वैगन पे है। करीब 691 के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है आस्था मैम। और क्या एवरेज कर सकते हैं? दूसरा, ये परसिस्टेंट में 4500 से निवेशित है, तो क्या प्रॉफिट्स बुक कर सकती है यहाँ पे? देखिए, जुपिटर वैगन्स में एवरेजिंग करनी है ना तो अभी ना करें, और थोड़ा सा इसको और तेज होने दीजिए। वैसे तो एवरेजिंग लोअर लेवल्स पे रिकमेंडेड होती है, बट मैं तेज होने की बात कर रही हूँ क्योंकि देखिए ये कुछ एक कभी कभी रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो वो भी एक स्टॉक प्राइसेस को पुश देते हैं। उसी हिसाब से मेरे को लगता है कि जुपिटर वैगन 303 के ऊपर अगर निकल जाएगा और उसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो वो एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पे स्टॉक प्राइसेस को फर्दर पुश मिलेगा। तो इसमें एवरेजिंग तो नहीं बोलूंगी मैं इसे, बट ये लेवल्स के ऊपर आते हैं तो फिर और ज्यादा इसमें पोजीशन ऐड करें। थोड़ा ऊपरी स्तरों पे करना पड़ेगा लेकिन कंफर्मेशन वहां पे ज्यादा आएगी। तो थोड़ा ऊपरी स्तरों पर आप इसको एवरेज करिए, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन वहां कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैम परसिस्टेंट में क्या करें? देखिए, परसिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है परसिस्टेंट सिस्टम में, वीक लग रहा है अभी तो ये काउंटर भी। इसमें भी एवरेजिंग अभी ना करें, थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि थोड़ा नीचे आने पे लेने की और मैं यहाँ पे सलाह दूंगी। तो कहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि 200 इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है तो गिरावट और आ सकती है, अभी रुक जाइए। 5153 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि नीचे में जिस लेवल पे इसमें खरीदारी की जा सकती है वो तकरीबन 4850 या 4900 के जोन रहेंगे। एक सवाल आया है टाटा टेक पे। राजेश जैन साहब पूछ रहे हैं कि 1150 रुपए के दाम पर उनकी खरीदारी है, और मैम ये वहां से भी हाफ हो चुका है, लेकिन जिन जगहों पे ये कामकाज कर रहा है लग तो रहा है कि ये शायद यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए। करें क्या टाटा टेक में? जी, टाटा टेक्नोलॉजीज की यहाँ पे अगर बात करें तो ये काउंटर ऐसा है जो अभी वीक हो रहा है, नीचे और जा सकता है। टाटा टेक्नोलॉजीज वीक लगता है, इसमें अभी स्टेबलाइज होने के लिए इसको 700 के ऊपर जाना जरूरी है। तो ये तो अभी जब तक 700 के लेवल्स के ऊपर निकलता नहीं है तब तक स्टेबिलिटी आएगी नहीं। वीक लग रहा है ये काउंटर, होल्ड कर लें, लिया हुआ है तो नई खरीदारी ना। हम्म राजी अहमद साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, ये किशनगंज से बात कर रहे हैं और इनके पास अपोलो माइक्रो के 600 शेयर है। और इनकी खरीदारी 12.25 रुपए पर है। करना क्या चाहिए अपोलो माइक्रो में मैम? ये शायद 122 होगा मैम, अपोलो 112 की माइक्रो की जगह। बात जी जी, अपोलो माइक्रो भी वीक लग रहा है। अस्सी पर। वैसे तो काउंटर, बट हो सकता है कि एक अपवर्ड मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करे 115 से 117 तक जाने की। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, एक रिबाउंड करने की कोशिश तो कर रहा है। स्टॉप लॉस रखना है 98 के जोन में। तो 98 के जोन में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप बने रहें, वो ज्यादा बेटर है। हो सकता है पुल बैक देखने को मिले, रिसेंटली कुछ टाइप भी किए हैं तो उसका भी इम्पैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा एक बेंगलुरु से संगीत जी का सवाल है पटेल इंजीनियरिंग को लेकर। 193 के शेयर है इनके पास, 46 की रेंज में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। करना क्या चाहिए? जी, पटेल इंजीनियरिंग आपने स्टॉक की जो यहाँ पे बात की है, तो ये जो काउंटर है अभी वीक हो रहा है। पटेल इंजीनियरिंग इन्होंने जो ऊपरी स्तरों पे खरीदारी की है और समय लगेगा जो लेवल्स है उनको आने में, पर होल्ड करने की सलाह है। एक बार हो सकता है कि ये 45-46 तक जाने की कोशिश करे, उसके ऊपर निकल गया तो और अच्छा तेज होगा, जिसमें फर्दर अपसाइड इसको हम बोल सकते हैं कि 52 से लेके 59 तक लेके जाएगी। तो अभी तो यही एक छोटे मोटे लेवल्स हैं जो आ रहे हैं, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा फर्स्ट प्राइस में आने में। ओके। इसके अलावा एक सवाल गुंजन जी का है। इनके पास दो सवाल हैं, एक है आईटीसी को लेकर और दूसरा है एनसीसी को लेकर, और ये दोनों में ही खरीदारी या एवरेज करने की बात कर रही हैं। तो करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए, आईटीसी में खरीदारी करनी है तो एवरेजिंग अभी ना करें, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और नीचे आ सकता है तो वहां पे बढ़िया मौके मिलेंगे। आईटीसी में एवरेजिंग करनी है तो वो लेवल रहेगा आराम से, मेरे हिसाब से 375 से 380 का जोन बहुत अच्छा जोन है, बहुत बढ़िया बढ़िया सपोर्ट्स है। तो वहां पे एक बार आता है स्पेशली 380 पे तो फिर उसमें और भी खरीदारी की जा सकती है। और मैम एनसीसी? जी, एनसीसी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी एवरेजिंग के जो लेवल्स हैं
वो अभी तो मेरे हिसाब से इसमें एवरेजिंग चाहें तो कर सकते हैं अभी के स्तर पे भी। पर ये जरूर है कि आज के दिन में अगर इसने एक बार 184 के ऊपर निकल गया तो अच्छा तेज ये हो जाएगा। तो सिर्फ आज का एक बार क्लोज वॉच कर लें, 184 के ऊपर के क्लोज देता हुआ ऐसा लगे कि ये काउंटर दे रहा है तो फिर इसमें खरीदारी के मौके भी ढूंढ सकते ओके। एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पे राहुल साहब पूछ रहे हैं कि क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए इन भाव पर, जब इतनी ऑलरेडी करेक्शन आ चुकी है इस ग्रुप में भी, इस कंपनीज में भी। सो क्या अदानी एनर्जी को ऑप्ट किया जाए अभी? हैं। देखिए, अदानी एनर्जी पे खरीदारी करने के लिए मुझे लगता है कुछ एक लेवल्स को वॉच कर लीजिए, जैसे कि 675 इसके ऊपर जाने लगे, क्लोज करने लगे तो फिर हम इसमें खरीदारी के भी मौके ढूंढ सकते हैं। वैसे बढ़िया खरीदारी का लेवल तो 695 के अबव है, तो 695 एक ज्यादा श्योर खरीदारी का लेवल है, लेकिन वो थोड़ा और ऊपर है। तो इतना अगर ये ऊपर जाए तो फिर इसमें खरीदारी के मौके ढूंढ। तो यहाँ थोड़ा सा आप लेवल्स को ध्यान रखिए, और अगर यहाँ काम करिएगा तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ काम करिएगा। काफी वोलेटाइल स्टॉक आमतौर पे रहता भी है। इसके अलावा आस्था मैम, एक सवाल आया है सांघी इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये आपके प्रशंसक भी हैं और इनका सवाल है सांघी इंडस्ट्री में क्या करें। मैम ये रिसेंटली काफी चर्चा में भी रहा था ब्लॉक्स एंड डील्स की वजह से। अभी क्या किया जाए इसमें? जी, सांघी इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये काउंटर कोशिश कर रहा है। कुछ एक चार्ट्स हैं जो थोड़े अभी ठीक लगने लगे हैं, उसमें एक ये भी है। ये नीचे किस तरह से एक अच्छा सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से खरीदारी अगर नहीं करनी है तो 55 के ऊपर कर लीजिएगा। 55 के ऊपर के क्लोज देने लगे तो नई खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि फिर लेवल्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो 60 से 65 के रहेंगे। तो खरीदारी तो करेंगे लेकिन 55 के ऊपर तो बेटर रहेगा सांघी इंडस्ट्रीज। ओके। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश कुमार जी मौजूद हैं चूरू से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर, आस्था मैम को प्रणाम। नमस्कार राकेश जी, आस्था मैम की आपको सुन पा रही हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, सर मैं मेरे दो सवाल थे। एक तो जैसे जी। गेल में नई एंट्री का लेवल पूछ रहे थे, और दूसरा मैंने 2 महीने पहले ये लेमन ट्री लिया था 133 के ओके, भाव पर, ठीक है। और और पहला 133 के नाम भाव कौन पर सा तो बोला आपने राकेश जी? गेल में एंट्री, गेल अच्छा, गेल में एंट्री। गैस और गैस दोनों में आपका अथॉरिटी। नजरिया क्या रहेगा? नहीं सर, गेल में तो नई एंट्री पूछ रहे हैं, नजरिया लॉन्ग टर्म का है, और लेमन ठीक ट्री है, मैंने पहले से ले रखा है। ठीक है। तो इसमें लेमन कितना ट्री नजरिया है? दो 3 महीने, लेमन ट्री 2-3 महीने पहले लिया था, लंबा नजरिया है इसमें भी। इसमें भी ओके ओके ओके। तो आस्था मैम, एक तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पर एक नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, पहला नाम। दूसरा, लेमन ट्री, क्या यहाँ पर भी एंट्री इनके पास, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पोजीशन है, सो इस पोजीशन के साथ अब क्या करें, क्या बने रहें या नई निवेश यहाँ पर भी की जा सकती है? देखिए, गेल में अभी नहीं खरीदारी करें। गेल में मुझे लगता है कि बढ़िया लेवल जो खरीदारी के शायद बन सकते हैं वो 140 के जोन में बने। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, अगर 140 के आसपास आए तो फिर नई खरीदारी गेल में करने का ट्राई करें, क्योंकि वहां पे फिर रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। लेमन ट्री की बात करें तो लेमन ट्री इन्होंने लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर, होल्ड कर लीजिए। बहुत कोशिश कर रहा है कि ये तेज हो जाए। मुझे लगता है कि एक बार 128 130 के पार निकला तो फिर ये भी एक अच्छी चाल पकड़ लेगा, और ऊपर में तो फिर इसमें बढ़िया हमें लेवल्स जो देखने को मिलेंगे वो 140 145 के रहेंगे। लेमन ट्री को होल्ड करना है विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि ये काउंटर अच्छा है। एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए, जो कि तकरीबन अभी 110 के स्तर पे आता है। 110 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए लेमन ट्री को, लेकिन गेल में एंट्री जो मैंने बताया है 140 के आसपास तभी। हम्म। विल्बर्ट, जॉन विल्बर्ट साहब पूछ रहे हैं कि क्या नेटको फार्मा में मौजूदा स्तरों पर एंट्री की जा सकती है? आस्था मैम, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, नेटको फार्मा में जो एंट्री करने की बात इन्होंने की है, इसके लिए एक बार 840 के ऊपर कर लीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स फिर देखने को मिलेंगे। ये कोशिश कर रहा है स्टॉक, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की भी कोशिश कर रहा है चार्ट्स पे जो हम बोलते हैं, लेकिन उसकी मेच्योरिटी तभी आएगी जब एक बार ये 840 के ऊपर निकल जाए। 840 850 के ऊपर निकला तो बढ़िया तेज हो जाएगा, वहां पे कंफर्मेशन ज्यादा आती है, तो तब इसमें हम बाइंग की पोजीशन ढूंढ सकते हैं। अभी रुक जाइए। हम्म। मैम, रॉय साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें पता है ये बात कि आप इन्वायरो इंफ्रा के मर्चेंट बैंकर हो,
लेकिन फिर भी ये चार्ट वाइज क्या लेने लायक लग रहा है इस जगह पर आगे, कि ऑलरेडी बढ़िया करेक्शन आ चुका है और आज थोड़ा संभल रहा है। सो हाल फिलहाल में 190 195 का स्टॉप डाल के लॉन्ग जा सकते हैं क्या? देखिए, हम मर्चेंट बैंकर्स टीम से हैं और उस वजह से कुछ कंप्लायंसेस हमको फॉलो करने पड़ते हैं सुमित जी। और उन हम्म, कंप्लायंसेस के तहत मैं इस पे कुछ भी टिप्पणी करूं तो वो शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा। सिर्फ उसी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा रोक के रखी हुई हूँ, क्योंकि सेबी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो हमें क्लोजली फॉलो करने पड़ते हैं। तो बाकी एनवायरो चलिए। में मेरे हिसाब से जिस तरह की लिस्टिंग हुई, जिस तरह के फंडामेंटल्स थे, ठीक ठाक काउंटर था। इससे ज्यादा मैं और कुछ इस पे अभी भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। मेरी कंप्लायंस टीम मुझे रोकती है इस चीज को बोलने के लिए। चलिए कोई नहीं मैम, कुछ चीजें मैं ऐड कर देता हूँ। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बहुत अच्छे आए थे और क्यू ऑन क्यू और वाई वाई बेसिस पे दोनों ही आधार पर नंबर अच्छे आए थे। अपने इशू प्राइस के थोड़ा सा ऊपर है ये, लेकिन लिस्टिंग प्राइस से नीचे की तरफ ही सरक चुका है। सो एक अच्छी साइजेबल करेक्शन भी स्टॉक दिखा चुका है। ये कुछ डिटेल जो आपके लिए इन्वायरो के हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। मैं तो नहीं बोल सकता और आस्था मैम भी कंप्लायंस में सोच लिए, अदरवाइज बात नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया है अल्काइल अमाइन पर, हितेश जैन साहब का। इनके पास 2100 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है और डॉक्टर रेड्डी भी है 1300 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है। ये दोनों में फर्दर एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या एवरेज करें या भी अवॉइड करें? देखिए, एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 1630-35 के ऊपर निकल गया तो तभी कर लीजिएगा। तब वो एवरेजिंग तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि मैं ऊपर के लेवल बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ से ज्यादा नहीं। 15-20 रुपए के डिफरेंस पे ही मैं बैंक करने को बोल रही हूँ, क्योंकि ये फिर थोड़ा और अच्छी तेजी की कंफर्मेशन दे देगा। तो अगर करना ही है तो अभी ना करें। 1632 के ऊपर अगर ये जाता है, उसके ऊपर बंद करने की कोशिश करें, तब थोड़ा सा और इसमें ऐड कर ले एल्काइल अमाइन में। और दूसरा काउंटर कौन सा था सुमित जी? डॉक्टर रेड्डी मैम, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, राइट। जी। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो ये काउंटर में भी एवरेजिंग ये करना चाह रहे हैं। रुक जाइए, ये तो अभी इतना स्ट्रांग हुआ ही नहीं है। एल्काइल अमाइन तो फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ये रुक जाइए, इसमें 1085-86 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो लेवल्स आते हैं तो एक बार वापस से रिव्यू करवा लीजिए अपनी पोजीशन को, कॉल कर। तो आपको राय दी गई है डॉक्टर रेड्डीज और अल्काइल अमाइन के संदर्भ में भी। अब चलते हैं पटना, वहां से शंकर कुमार साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए। शंकर जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार शंकर जी, हेलो क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास अमर राजा बैटरी का सर 40 शेयर है सर, जो 1267 पे एवरेज किया हुआ है। और ओके। मैं चाहता हूं कि इसे 100 शेयर तक ले जाऊं और लॉन्ग टर्म लगभग सर 3 से 4 साल के लिए इसको रखना चाहता हूं। क्या इसके बाद सर 900 पे एवरेज करना सही रहेगा? ओके ओके। आशा मैम, बढ़िया कंपनी अमर राजा एनर्जीज, और करीब करीब 40 शेयर इनके पास हैं, 1267 रुपए के दाम पे खरीदारी है। और ये सवाल क्लियर है कि अब क्या 966 967 के आसपास फर्दर एवरेज करें, या भी 60 शेयर और बढ़ाएंगे इसके अंदर और 3 से 4 साल होल्ड करेंगे? सो कहां पर एवरेज करना इनके लिए सुटेबल रहेगा? देखिए, एवरेज करना सुटेबल रहेगा 930 के जोन में। वहां तक आता है तो फिर एक बार और एवरेजिंग कर लीजिए और शेयर्स बढ़ा लीजिए, अभी रुक जाइए। ओके, तो शंकर साहब अब थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। 960-70 घूम ही रहा है, 30-40 रुपए का और कोई गिरावट आ जाए, कोई ड्रॉप आ जाए, तो आप वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। या फिर और सेफ खेलना चाह रहे हो तो ये भी तरीका है कि आप थोड़ा 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 हर 5-5 रुपए नीचे लगाते चले जाइए। जैसे जैसे शेयर आते चले जाए वैसे वैसे आपके पास, लेकिन 930 के आसपास खरीदारी करना ज्यादा बेटर रहेगा, उस हिसाब से आप देखिएगा। डी मार्ट में एंट्री कब की जाए, यह अभिलाष साहब पूछ रहे हैं कि कौन सा लेवल डी मार्ट के लिए बढ़िया लेवल रहेगा जहां पर एंट्री होनी चाहिए। आस्था मैम, आपकी राय? जी बिल्कुल। देखिए, अभिनव सुपरमार्ट में जो ये एंट्री के, मैं तो ये बोलूंगी इनफैक्ट कि ये नतीजे, क्वार्टरली नतीजे देखने के बाद करें तभी बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट भी अभी खराब है और वैसे भी कुछ बहुत ज्यादा इसमें उत्साहित जैसा कुछ लगता नहीं है। फिर भी अगर एंट्री करनी है तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल पे जो आता है एंट्री का लेवल, वो 3300 का आता है। 3290 से 3300, 3290 से लेके 3300। तो आपके लिए 3200 3290 के आसपास आप खरीदारी करें, लेकिन ज्यादा बेटर ये कि कहीं अर्निंग्स आ जाए उसके बाद आप एंटर करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा स्वाति मोरे जी का एक सवाल है, टाटा पावर और अदानी पावर दोनों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या ज्यादा बेहतर आपको दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो ये काउंटर भी अभी थोड़ी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। और दूसरी तरफ अदानी पावर की बात करें, क्योंकि मैं दोनों को चार्ट पे एक एक करके देख रही हूँ, तो ये अभी दायरेमंद कारोबार में
अटका हुआ लगता है। जो दायरा बना हुआ है अदानी पावर की मैं बात कर रही हूँ, वो 460 से 520 का है, यानी कि ये 60 रुपए के बीच में ऊपर नीचे करता रहेगा। टाटा पावर बेटर लगता है, वहां पे ध्यान बना सकते हैं अगर कोई पोजीशन भी लेनी है तो। और टाटा पावर में जो टारगेट देखने को मिलेंगे, 343 चल रहा है, 365 तक इनिशियली ये जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 320 का। सुमित सुंदरियाल साहब का एक सवाल आया है, रेगुलर दर्शक है हमारे, और उनकी कंप्लेंट है कि हम साल भर से वो सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल नहीं ले रहे हैं। लेकिन उनका सवाल है पीएफसी, आरईसी और टाटा पावर किस में एंट्री करनी चाहिए। टाटा पावर पे आप अभी बात कर ही रहे थे, सो पीएफसी और आरईसी ये दो बचे, अब क्या करा जाए इनमें। जी बिल्कुल, इनफैक्ट देखा जाए तो पीएफसी का चार्ट आज मॉर्निंग में तो अच्छा, थोड़ा सा इसने अच्छी एक अपसाइड दिखाने की कोशिश की थी। तो पीएफसी मुझे अभी लगता है कि एक वहां पे भी नजर बनाई जा सकती है, और आरईसी भी अच्छा लगता है। ठीक है, आरईसी में इसमें ज्यादा बढ़िया तेजी लगती है, आरईसी में एंट्री करने की ये कोशिश कर सकते हैं। टाटा पावर ऑलरेडी डिस्कस किया है, पीएफसी और आरईसी में आरईसी बेटर पोजिशन में लगता है। अपसाइड टारगेट 415 तक का, 410 से 414 तक के रहेंगे। 410 415 के टारगेट्स के लिए आप आरईसी को देख सकते हैं कंपैरेटिवली पीएफसी और आरईसी में। और टाटा पावर पर आया कुछ देर पहले आपको आस्था मैम दे चुकी है। मैम वरुण बेवरेजेस राघव ओबराय साहब पूछ रहे हैं 445 में ले रखा है, यहाँ क्या करना चाहिए। बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, वरुण बेवरेजेस कोशिश बहुत अच्छी कर रहा है चार्ट पे तेजी बनाने की। 445 पे लिया हुआ है, तो अगर थोड़ा धैर्य रख के और रिस्क लेके होल्ड कर सकते हैं। मैं रिस्क पर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मार्केट का भरोसा नहीं है, मार्केट थोड़े डावाडोल पोजीशन में है। स्टॉक प्राइजेस को लेके तो कुछ संशय लगता नहीं है, तो बस उतनी सी रिस्क ले सकते हैं। तो होल्ड कर लीजिए अपने ये जो प्रॉफिट हो रहे हैं उसको। और ऊपर में मेरे को लगता है एक बार 490 5 से लेके 500 तक जाने की बिल्कुल ट्राई कर सकता है ये काउंटर। बने रहिए, कॉस्ट प्राइस चाहे तो स्टॉप लॉस चाहे तो कॉस्ट प्राइस का ही रख सकते हैं। तो स्टॉक प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस आपका स्टॉप लॉस रहेगा और उसके साथ आप बने रहिए, ज्यादा बेटर है। लवी पुनिया साहब हमारे रेगुलर दर्शक हैं और उन्होंने आस्था मैम एक लाइन लिखी है कि अब आपकी उनकी आस्था जो है वो आप ही पे बची है और उनका मार्केट भरोसा टूट रहा है। सो आईओसी और बीपीसीएल इन दोनों में से कौन सा शेयर लेने के लिए ठीक रहेगा, आप क्या राय रखते हो। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगी कि सभी हम अपनी आस्था एक तो ईश्वर में रखें, वो ज्यादा अच्छा है। हम लोग तो सब यहाँ पे सिर्फ क्या बोल सकते हैं कि एक इंसान ही है, और पूरी ट्राई करते देखिए कि अच्छी राय यहाँ पे दे। लेकिन अभी मार्केट ऐसा है, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सोच समझ के काम करिए, बस वहीं हमें फायदा हो सकता है। आईओसी की बात करें तो आईओसी में मुझे लगता है कि एक बार ऊपर में 125 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रखेंगे 110 का। और मैम बीपीसीएल। जी बिल्कुल, बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल भी अभी होल्ड किया जा सकता है। ये काउंटर अच्छा लग रहा है, एक बार 250 के ऊपर निकल गया तो बढ़िया तेज हो जाएगा, बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन पोजीशन पे रखना है 220 के आसपास। देवू जी का एक सवाल आया है, इनके पास रेडिंगटन के शेयर है, करीब करीब 100 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं 220 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए मैम रेडिंगटन में। रेडिंगटन 220 पे लिया हुआ है इन्होंने, होल्ड कर लीजिए, एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 220 से लेके 250 के बीच में, लेकिन होल्ड कर लीजिए मेरे हिसाब से। या फिर एक और काम कर सकते हैं, एक बार पार्शियली कुछ मुनाफा भी वसूल कर लीजिए, जस्ट ऑन द सेफर साइड मैं बोल रही हूँ, क्योंकि चार्ट पे अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी गिरावट और ये दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म की अगर वो गिरावट हमें नहीं झेलनी है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए पार्शियली, और पार्शियली को होल्ड कर लीजिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ।